नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फाइनली आपका लंबा इंतज़ार समाप्त हुआ और मेरी उत्सुकता भी समाप्त हुई। अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री। एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लास छठी से लेकर 12th तक की जितनी किताबें हैं वो सारी शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बड़ा मज़ा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको एनसीईआरटी के टच के साथ साथ में थोड़ा सा एडवांस भी बताता चलूँ, ताकि आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। तो किताब स्टार्ट करने से पहले कुछ हिदायतें जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी ज़रूरी रहेगी मेरे अनुसार, क्योंकि कुछ बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करें अलग से। रजिस्टर के अंदर आप एनसीईआरटी हेडिंग दे दो और उस रजिस्टर के अंदर जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे साथ में आप शॉर्ट में नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप सारी चीज़ें साथ साथ में करते रहोगे तो आपको उसके बाद पुनः एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इतना कुछ कर लूँगा कि आपको बिल्कुल भी वापस एनसीईआरटी में समय खपाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना, ताकि आपके एक साथ साथ एनसीईआरटी कम्प्लीटली पूरी हो जाए। दूसरी बात, ये एनसीईआरटी का जो अपना अध्यापन है ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। सबसे बड़ा प्रश्न है आपके मस्तिष्क में कि सर जो आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ये एनसीईआरटी हमारे किस एग्ज़ाम में मदद कर सकती है। तो मैं बता दूं, यूपीएससी से लेकर यूपीएससी में भी अपन जाते हैं, सिविल सेवा के अंदर भी एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चंस आते हैं। एसी का एग्ज़ाम दोगे, चाहे सीडीएस का एनडीए का एग्ज़ाम देते हो, तो यूपीएससी से लेकर राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस से लेकर जितने भी है उनसे लेकर और आपके एसएससी से लेकर जितने भी सीटेट से लेकर जितने भी सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ये फ़ायदेमंद है। तो जितने भी एग्ज़ाम है उन सारे एग्ज़ाम में बेसिक एनसीईआरटी जहाँ जहाँ आपके इतिहास पूछी जाती है वहाँ वहाँ ये आपको मदद करेगी। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए निसंदेह यह एनसीईआरटी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो यहाँ पे अध्ययन का केंद्र होगा वो एनसीईआरटी होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं जितनी भी बातें बताऊँगा वो सारी एनसीईआरटी में ही हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो मुझे एनसीईआरटी से परे भी बतानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें थोड़ी एडवांस भी बतानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं जो पढ़ाऊँगा ये एनसीईआरटी के साथ साथ में कुछ आपको एडवांस बातें भी बताता चलूँगा, जिससे कि आपका नॉलेज एनरिच होता रहे। तो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एडवांस चीज़ें भी साथ में बताता रहूँगा, इसलिए आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने ज़रूरी है। इसके अलावा एनसीईआरटी में मैं आपको ओल्ड और न्यू दोनों टाइप की एनसीईआरटी जो है वो साथ में पढ़ाऊँगा। इससे क्या होगा कि आपको एक प्रकार की जो बर्डन है वो पूरी दूर हो जाएगी कि आपके दोनों टाइप की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें थी, बस निरंतरता बनाए रखना। हर दिन 1 घंटा देने से आपका कोई ज़्यादा समय भी खराब नहीं होगा। हर दिन 1 घंटा आप मुझे देना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शाम के समय एक वीडियो आपके मैं अपलोड कर लूँगा, और जैसे ही एनसीईआरटी जैसे टॉपिक पूरा होगा एक डाउट सेशन लाइव रखेंगे, जिसमें जो भी आपके डाउट होंगे उनको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो इन चीज़ों का स्टूडेंट्स ध्यान रखना अच्छे से, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, और अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में विश्वास के साथ। देखो, विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो बिना विश्वास के एक प्रकार से लर्निंग सिस्टम में वो इफेक्टिव, वो प्रभाविता नहीं आएगी जो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हटके अपन अब बात करते हैं सबसे पहले कि छठी का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, ये नवीन एनसीईआरटी है। नवीन का क्या मतलब है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 का, उसके अनुसार जो किताबें लिखी गई एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो किताबें लिखी गई उन सारी एनसीईआरटी को न्यू एनसीईआरटी कहा जाता है। और एनसीएफ 2000 के अनुसार, एनसीएफ 1988 के अनुसार, एनसीएफ 1975 के अनुसार जो किताबें लिखी गई थी उन्हें अपन ओल्ड एनसीईआरटी कहते हैं। तो शुरुआत करेंगे इस टॉपिक से। टोटल 12 टॉपिक है, और ये 12 के 12 टॉपिक जो है ये हमारे प्राचीन भारत को केंद्रित किए हुए हैं। कौन से भारत को? प्राचीन भारत को।
मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एंशिएंट इंडिया जो है, एंशिएंट इंडिया की अगर अपन परिभाषा देखें तो आता है कि प्रारंभ से लेकर पाषाण काल, प्रारंभ का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, प्रारंभिक काल से लेकर और आपके 1206 तक का जो अवधि है भारतीय इतिहास की, इसे अपन प्राचीन काल कहते हैं। और 1206 से लेकर आगे 1757 तक का जो अवधि है उसे अपन मध्यकाल कहते हैं, और उसके बाद की अवधि को हम आधुनिक काल कहते हैं। 1947 के बाद की अवधि को हम समकालीन इतिहास कहते हैं। तो कक्षा 6 का जो इतिहास है, इसकी 12 के 12 जो टॉपिक है ये प्राचीन भारत से रिलेटेड है। कौन से भारत से? प्राचीन भारत से रिलेटेड है। अपन एक एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझना। और इस टॉपिक को जब अपन पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ध्यान से स्टूडेंट इन 5 प्रश्नों को देखिए, आप 6 प्रश्नों को। होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस क्या है? लहूर देव क्या है? पुल उदुरंत क्या है? नक्श ए रुस्तम क्या है? लिपि व भाषा में क्या अंतर होता है? रोसेटा लेख। ये 6 सवाल है। और सबसे मजे की बात ये कि इन 6 सवालों में से आप कुछ सवालों के उत्तर जानते होंगे, हो सकता है नहीं भी जानते होंगे। अगर जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आप इस पूरे पाठ को ध्यान से समझना, और जैसे ही अपना ये वीडियो पूरा होगा, ये पाठ पूरा होगा, उस पाठ की पूर्णता के साथ ही आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। आप अगर इसमें से ढंग से देखोगे तो मुझे लग रहा है आपको इसमें से 1 या 2 सवाल आ रहे होंगे, 3 या 4 नहीं आ रहे होंगे। सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि ये 6 सवाल सीधे एनसीईआरटी से तो नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने लिखा उसके इर्द गिर्द जरूर घूम रहे हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एडवांस टच भी दूंगा, जिससे कि आपका नॉलेज और एनरिच हो सके। क्योंकि हमें स्टक नहीं रहना है एनसीईआरटी के ऊपर कि भाई एनसीईआरटी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। हमारी जो थिंकिंग जो लेवल है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हमारा ज्ञान अर्जन का जो तरीका है, वो बहुत एडवांस होना चाहिए। जहाँ कहीं जाते हो ना, खोजी निगाह होनी चाहिए। जो चीज़ देखते हो उसमें से भी कुछ निकालिए कि हम मेरे काम की क्या हो सकती है। तब जाके, अब जब हमारी दृष्टि बहुआयामी हो जाती है, तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे अगर अपन सीखते जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। तो ये 6 सवाल ध्यान से देख लो, और इन 6 सवालों के जवाब आगे पूरी क्लास में आपको मिलने वाले हैं। अब आते हैं सबसे पहली बात कि टॉपिक का नाम क्या दिया इन्होंने, क्या, कब, कहाँ और कैसे। दरअसल होता है क्या, एक बच्चा है और अखबार पढ़ रहा है, और अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी बच्ची के मस्तिष्क में 4 चीजें आती है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये 4 बातें उसके दिमाग में क्यों आती है, ये चारों प्रश्न आने के पीछे रीजन क्या है। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या, बच्ची अखबार पढ़ते हुए ये सोचती है कि हम आज से हजारों साल पहले क्या क्या घटित होता था, हम आज से पहले की क्या क्या बातें जान सकते हैं। जैसे पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, एक दूसरी जगह की यात्राएं कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, पशुपालन होता था कि नहीं होता था, मतलब क्या करते थे लोग। तो उस क्या का जवाब है ये इस पाठ के अंदर दिया गया है। कब, किस समय यहां पे लोग रहते थे, किस समय खेती करी, किस समय मानव ने आवास बनाने शुरू किए, किस समय मनुष्य पढ़ना लिखना शुरू करता है। ये प्रश्न भी उस बच्ची के मस्तिष्क में घूमता है। कहां मनुष्य रहता, कहां था, प्रारंभ में कहां रहता था। आज जैसा अपन विश्व देख रहे हैं वैसा विश्व स्टार्टिंग में नहीं था। तो कहां रहता था मनुष्य, कौन कौन से स्थान थे, ये सवाल। चौथा उसके मस्तिष्क में आता है कैसे, कि इन सारी चीजों की जानकारी हमें कैसे होती है, अर्थात इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। तो इस पूरे पाठ के अंदर, इस पूरे अध्याय के अंदर उस बच्ची के मस्तिष्क में उपजे इन चारों प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो अब अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं कि क्या, कि हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं,
हम जान सकते हैं कि राजाओं ने कौन से क्षेत्र जीते, हम जान सकते हैं कि राजाओं की जीवन शैली कैसी होती थी, हम जान सकते हैं कि लोगों ने कृषि कैसे शुरू की, हम जान सकते हैं कि हमने पशुपालन कैसे शुरू किया, कला, संस्कृति, विकास, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, हम ये सब जान सकते हैं। यहाँ कोई अच्छा बड़ा प्रश्न छुपा हुआ नहीं है। कब, इसका जरूर प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, जिसको मैं आगे समझाता हूँ। अब बात ये आती है कि कहाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहाँ, अब देखिए कहाँ का यहाँ पे क्या मतलब है। कहाँ का मतलब ये यहाँ पे ये है कि इस किताब के अंदर कुल, स्टार्टिंग में है थोड़ा सा तो दिक्कत रहती है, इस पुस्तक के अंदर कुल 5 स्थानों का जिक्र किया गया है कि मनुष्य कहाँ रहता था। कुल 5 स्थानों का जिक्र किया गया। मैं एक एक स्थान के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिक्र किया गया है नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र का। उसके बाद में जिक्र किया गया है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का। उसके बाद जिक्र किया गया है गारो खासी पहाड़ियाँ तथा विंध्याचल की पहाड़ियाँ, इस पूरी पट्टी का। उसके बाद जिक्र किया गया है गंगा नदी और सोन नदी के बीच के पूरे मगध साम्राज्य का। उसके बाद जिक्र किया गया है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जितनी भी है, उन सारी नदियों के किनारे जो नगर स्थापित हुए थे उनके बारे में। ये कुल 5 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और इन 5 क्षेत्रों के इस बारे में जिक्र किया गया है। मैं एक एक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके नर्मदा के अंदर। नर्मदा के अंदर क्या लिखा गया इन्होंने, नर्मदा में लिखा है, मैं एक नई स्लाइड के ऊपर आता हूँ। नर्मदा में क्या लिखा है, देखिए नर्मदा क्षेत्र, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या है मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए आपने एक नाम सुना होगा अरुण सोनकिया का। अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो अब इसको याद कर लेना। क्या नाम था, अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने बात है आपकी 1982 की। कब की, 1982 की। अरुण सोनकिया ने 1982 के अंदर हथनोरा में, गांव का नाम था, क्या था, हथनोरा। हथनोरा गांव जो कि नर्मदा नदी के किनारे पे है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कौन से 2 पहाड़ों के बीच प्रवाहित होती है। अगर ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, सबसे ऊपर कौन सी नदी, सॉरी श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। उसके बीच में कौन सी नदी, नर्मदा। उसके नीचे कौन सी श्रृंखला, सतपुड़ा। और सबसे नीचे कौन सी नदी, तापी। तो अगर पूछे कि नर्मदा कौन सी 2 पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है, विंध्याचल और सतपुड़ा। और अगर पूछे कि सतपुड़ा और नर्मदा के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, सॉरी ताप्ती और नर्मदा के बीच में, तो आप कहोगे सतपुड़ा। तो हथनोरा जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कौन से क्षेत्र में, होशंगाबाद एमपी में। इस हथनोरा से अरुण सोनकिया ने 1982 के अंदर, कब, 1982 में। सबसे मजे की बात यहां है कि यहां पे एक नर कंकाल खोजा था, एक खोपड़ी खोजी थी, कपाल, नर कंकाल की खोज की थी। किसने, अरुण सोनकिया ने एक नर कंकाल की खोज की थी। और इस कंकाल की खास बात क्या है विद्यार्थियों की, हम इसको याद कर रहे हैं। खास बात यह है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप नाम आया है, उपमहाद्वीप। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि महाद्वीप और उपमहाद्वीप में फर्क क्या है, और पूरे दक्षिणी एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ये सवाल है आपके लिए, ध्यान से समझना और इसका उत्तर देने का प्रयास करना, अन्यथा मैं देता हूं। तो भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप का यह पहला नर जीवाश्म है। नर कह सकते हो या मानव जीवाश्म भी कह सकते हो, इसको आप मानव ज्यादा सही रहेगा। पहला मानव जीवाश्म है। तो अगर सवाल पूछ लिया जाए कि मानव का जीवाश्म सबसे पहले भारत में कहां पर प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे कहां पे हुआ था, हथनोरा में।
कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, इसलिए इसको नर्मदा मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा मानव। और यह नर्मदा मानव जो था, इसका नाम दिया गया, इसका क्या नाम दिया गया विद्यार्थियों? आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं। इसका नाम दिया ये होमो इरेक्टस, सॉरी, इसका नाम दिया गया, कहाँ चला गया, छोड़ो, कहीं कहीं गायब हो गया ये। तो अब देखिए, नर्मदा मानव नाम दिया गया, और इस मानव की सबसे खास बात ये थी कि ये होमो इरेक्टस प्रजाति का था। कौन सी प्रजाति का था? होमो इरेक्टस प्रजाति। होमो इरेक्टस क्या होता है? कि ऐसा मानव, कि वो मानव, जब मानव आपके यूं कहिए कि खड़ा होकर चलना शुरू करता है, जब मानव खड़ा होकर चलना शुरू करता है तो मानव की उस प्रजाति को क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस। तो नर्मदा मानव होमो इरेक्टस प्रजाति का था, और इसका नाम दिया गया होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस। होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस, ये नाम दिया गया उस कपाल तंत्र का जिसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। तो जो हमने 6 सवाल देखे थे स्टार्टिंग में, उन 6 सवालों में जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है कि होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस क्या है? तब आप कहोगे यह भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुआ पहला मानव जीवाश्म है, जिसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा में की थी। अब देखिए, तो कहने का मतलब यहाँ ये था कि नर्मदा क्षेत्र के अंदर मानव के प्रमाण मिले। यहाँ का मानव संग्राहक था। संग्राहक का क्या मतलब होता है? संग्राहक का मतलब होता है कि वो अपने खाने पीने की चीज़ों का संग्रहण कर सकता था। यहाँ पर आखेटक था, शिकार करता था। तो इस समय मानव संग्राहक और आखेटक के रूप में उभरा था। कौन सा मानव? नर्मदा मानव। तो नर्मदा क्षेत्र में हमें इस प्रकार के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। आपने पढ़ा होगा कि बाद में वीएस वाकणकर ने भी यहाँ पर शोध किया था। बहुत सारे इतिहासकारों ने यहाँ पर बाद में जाके शोध भी किया था। तो यह नर्मदा क्षेत्र है, इसको अच्छे से लिख लेना आप। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। वर्ष 2001 के अंदर एक मैं नाम लेना चाहूँगा आपके, पी राजेंद्रन थे, और पी राजेंद्रन ने वर्ष 2001 में तमिलनाडु के औदे नामक स्थान पर एक शिशु के कपाल की खोज की थी। शिशु के कपाल की खोज की थी। ये सवाल कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये 2001 की बात है और ये 1982 की बात है। तो अब मैं वापस अपने बिंदु पे आता हूँ यहाँ पर। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा नर्मदा मानव के बारे में, ये बात की गई है। और यहाँ का जो मानव था ये एक प्रकार से आखेटक और संग्राहक था। ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में पहला मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए, तो नर्मदा नदी क्षेत्र से प्राप्त हुए। और किसने किए, जिसके बारे में आपको अच्छे से जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद बात आती है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ये ऊपर अफगानिस्तान है और बीच में यहाँ पे पाकिस्तान है, और इधर ये आ जाता है आपके अपना भारत। तो यहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है। यहाँ पर एक क्षेत्र है, आपने नाम सुना होगा, मेहरगढ़। सुना है? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब इसको याद कर लेना। वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे कहाँ पे है? बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत वर्तमान में किस देश में है? क्या कहोगे? पाकिस्तान के अंदर, जहाँ लंबे समय से विरोध चल रहा है। बलूचिस्तान, भारत बलूचिस्तान बहुत ही गहरे संबंध भी रहे हैं। एक समय था कि बलूचिस्तान भारत में मिलना भी चाहता था। कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं कि बलूचिस्तान मिलना चाहता था। हमारे सत्ताधारियों ने बलूचिस्तान को भारत में मिलाने की हिम्मत नहीं करी। बहुत सारी चीज़ें आती, वही बलूचिस्तान।
तो बलूचिस्तान के अंदर एक मेहरगढ़ है जिसके पास में ये बोलन नदी भी चलती है, आपने अगर नाम सुना हो तो खास बात ये है कि इस मेहरगढ़ के अंदर, ये मेहरगढ़ क्यों चर्चित है, नई स्लाइड पर आकर बताता हूं आपको मेहरगढ़ के बारे में। नोट कर लेना अच्छे से, मेहरगढ़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्थानों के नाम मैं बताऊंगा आपको, अच्छे से ध्यान से समझना। एक मेहरगढ़, एक लहुरा देव, एक कोल्डी हवा। ये यूपी में है, ये पाकिस्तान में आ जाएगा आपके, और यह भी यूपी के अंदर है। चर्चित क्यों है? मेहरगढ़ से हमें यूं कहिए कि कृषि के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए थे। कृषि के प्राचीनतम अवशेष, दुनिया में कृषि के प्राचीनतम अवशेष, दुनिया में नहीं सॉरी, एशिया महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप पूरे में कृषि के प्राचीनतम अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी, और ये कपास की खेती के विश्व के पहले साक्ष्य है। यहाँ गेहूं की कृषि की जाती थी, यहाँ पर जौ की कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा, कृषि है तो साथ में पशुपालन भी होगा, और कृषि इतनी बड़ी मात्रा में थी कि इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में कृषि होती है कि यहाँ पर यूँ कहिए कि इसको रोटी की टोकरी के साथ साथ बलूचिस्तान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो मेहरगढ़ का अपना एक विशेष महत्व था। यहाँ पर कई अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है, अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अब बात ये आती है कि जब इतना कुछ हुआ है तो मैं यहाँ पर लहुरा देव का नाम क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पर लहुरा देव का नाम लिखना इसलिए जरूरी है कि नवीन शोधों के अनुसार, ध्यान रखना, मेहरगढ़ में ये जो कृषि के प्रमाण है, ये प्रमाण है आपके करीबन 7000 वर्ष ईसा पूर्व के। और लहुरा देव के अंदर हमें जो कृषि के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं 8000 वर्ष ईसा पूर्व के। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेहरगढ़ से भी पहले कृषि कहाँ होती थी? लहुरा देव में। यहां से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, या जौ की कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, कुछ स्थानों पे हमें गेहूं भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये पूछा जाता है अभी वर्तमान में कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तब हमारा उत्तर पहले मेहरगढ़ हुआ जाता था, तो अब वर्तमान में इसका उत्तर क्या होगा? लहुरा देव। अगर यह ऑप्शन में होता है तो, अगर लहुरा देव ऑप्शन नहीं है तो उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़। अब बात ही आती है कि लहुरा देव और मेहरगढ़ तो समझ में आ गया, तो हमने कोल्डी हवा यहाँ पे क्यों लिखा है? हमने कोल्डी हवा इसलिए लिखा है कि यहाँ से भी हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन खास बात यह है कि यह साक्ष्य 6000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। मतलब ये हुआ कि लहुरा देव के बाद मेहरगढ़, और मेहरगढ़ के बाद में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा से प्राप्त हुए। और चावल के साक्ष्य मिले, गेहूं के साक्ष्य भी मिले। तो हमें यहाँ पे ये विंध्यन श्रेणी के जस्ट उत्तर में अवस्थित है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? लहुरा देव में, उसके बाद कहाँ मिले? मेहरगढ़ में, और उसके बाद में कहाँ मिलता है? कोल्डी हवा में। ये तीनों क्रम आपको ध्यान रखने हैं। अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लेना, संक्षिप्त जो जो चीजें लिखी है उन चीजों को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ये चीजें बहुत ही काम की चीजें हैं आपकी। अब मैं वापस अपनी पुरानी स्लाइड पे आता हूं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें बता दी, सॉरी, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये नर्मदा का बता दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का मैंने क्लियर कर दिया। अब तीसरा स्थान जो है वो है आपके गारो और विंध्यन। देखो, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय की पहाड़ियां हैं स्टूडेंट्स। कहाँ की? मेघालय की पहाड़ियां हैं। और आपने चेरापूंजी, मासिनराम नाम सुने होंगे, यहाँ पर अवस्थित है। और जो कि दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, कभी भूगोल में उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर विंध्यन पहाड़ियाँ, इसी के उत्तर में यहाँ पर कोल्डी हवा है, जिसका जिक्र जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने किया था। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले करीबन 6000
वर्ष ईसा पूर्व। तो ये तीनों चीजें हो गई। अब बात आती, अगला पॉइंट था हमारा यहाँ पे गंगा और सोन नदियों के बीच का क्षेत्र। ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जो गंगा और सोन नदियों के बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं मगध साम्राज्य। क्या कहते हैं? मगध साम्राज्य। ये पूरा मगध का साम्राज्य था। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी रही, कई वंशों ने शासक किया, चाहे हर्यंक वंश हो, चाहे शिशुनाग वंश हो, चाहे वो आपके नाग वंश हो, फिर मौर्य वंश हो, चाहे वो गुप्त काल हो। और यूं कहिए कि पूरा उत्तर भारत का पूरी राजनीति का केंद्र था ये मगध था। तो पूरा विशाल राज्य मगध साम्राज्य स्थापित हुआ था गंगा और सोन नदियों के बीच में। इसके बारे में यहाँ पे शामा ने लिखा हुआ है। इस चैप्टर के बारे में हम आगे विस्तार से, डिटेल से बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मगध साम्राज्य एक अलग टॉपिक आएगा आगे, और उस समय अपन मगध साम्राज्य को डिटेल से पढ़ेंगे। 3 चीजें स्थान हो गए। उसके बाद में ये स्थान दिया हुआ है सिंधु नदी वाला, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अधिकांश नगर किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे थे, और नगर हमेशा नदियों के किनारे बसते थे। क्यों? क्योंकि जल की आपूर्ति हो जाती थी, चाहे उस पशुपालन के लिए जल चाहिए हो, चाहे पीने के लिए हो, चाहे खेती के लिए हो। जहाँ नदियाँ होती है वहाँ हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, चाहे आप वर्तमान की उदाहरण भी देख लो। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बारे में अपन आगे डिटेल से सिंधु सभ्यता के अंदर बात करेंगे, यहाँ इसकी डिटेल अपन ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो एक नगरीय सभ्यता थी। भारत के पहले बड़े बड़े नगर जो थे वो इसी सिंधु घाटी अर्थात सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थापित हुए थे। तो कहने का मतलब ये था कि ये 4 क्षेत्र हमारे इस पूरे के पूरे एनसीईआरटी के अंदर लिखे गए हैं। थोड़ा सा मैं आगे एक और बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जितने भी क्षेत्र जोड़े गए हैं, ये जितने भी क्षेत्र जोड़े गए हैं, इनकी खास बात क्या थी? इनकी खास बात ये थी कि उस समय कोई भारत नहीं था। मतलब क्या था? मतलब एक आज जो अपन भारत देश का नाम पढ़ते हैं, ऐसा भारत उस समय नहीं था। उस समय ये जो आपने अभी नाम पढ़े सारे के सारे, ये सारे के सारे नामों में भारत विभाजित था। उस समय भारत का कोई ऐसा भारत नाम नहीं था, ये सारे क्षेत्र थे। तो फिर ये इन सारे क्षेत्रों से मिलकर भारत कैसे बना और ये भारत नाम कैसे आया? तो अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भारत नाम कहाँ से आया। भारत नाम कहाँ से आया? तो अभी तक हम पढ़ क्या चुके हैं, एक बार मैं और वापस क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल में लोग कहाँ कहाँ रहते थे। ये एनसीईआरटी के टॉपिक का है और इसमें हमने 5 क्षेत्र पढ़े हैं। एक नर्मदा क्षेत्र पढ़ा, दूसरा हमने पूर्वोत्तर भारत के बारे में देखा, इसके अलावा हमने पश्चिमोत्तर भारत या सुलेमान किर्थर बोल दो आप, उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने थोड़ा सा और आगे डिटेल में मगध साम्राज्य का थोड़ा सा देखा और हमने सिंधु सभ्यता के बारे में देखा। ये 5 चीजें हम देख चुके हैं और ये सारे क्षेत्र मिलकर क्या कहलाता है? उस समय का भारत कहलाता था। आज का भारत अलग है, उस समय के भारत की रूपरेखा थोड़ी अलग थी। तो बात ये आती है कि भारत है क्या। जहाँ तक भारत के नामकरण की बात है तो इसके नामकरण के पीछे यूं कहिए कि अगर अपन थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, तो भारत के कई नाम मिलते हैं। हमें हिंदुस्तान नाम मिलता है, इंडिया नाम मिलता है और भारत नाम मिलता है। क्या कारण है? इन नामों के पीछे की क्या एक प्रकार से यूं कहिए कि इसके पीछे के क्या राज है। मैं एक एक के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले भारत, इसके अलावा एक जम्बू द्वीप भी नाम है। अशोक के अभिलेखों में जम्बू द्वीप की जम्बू वृक्ष की अधिकता के कारण भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। किसके अभिलेखों में? अशोक के अभिलेखों में। अशोक के दूसरे गौण अभिलेख में बात हुई थी ये। अशोक के अभिलेखों में भारत को क्या कहा है? जम्बू द्वीप। अब बात आती है भारत। भारत नामकरण ऋग्वेद से ही हमें पढ़ने को मिल जाता है और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि राजा भरत के नाम से भारत कहलाने लगा। ये राजा भरत कौन से थे? कुछ किंवदंतियां ये कहती है कि
आपने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक पढ़ा होगा, जो कि कालिदास ने लिखा था, जिसके शकुंतला और उनके जो पुत्र थे दुष्यंत के, भरत, उनके नाम से भारत पड़ा है, ऐसा माना जाता है। अब बात आती है हिंदुस्तान और इंडिया नाम कहाँ से आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ में और क्लियर कर दूं कि भारत के इस नामकरण के पीछे सिंधु नदी का बड़ा योगदान है। कौन सी नदी का? सिंधु नदी का बड़ा योगदान है इस पूरे नामकरण के पीछे। तो मैं आपको बता दूं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी संस्कृत भाषा का नाम है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। सिंधु नदी को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, आपको अच्छे से पता होगा। फारसी जितने भी थे, कौन से? फारसी, जैसे अपन ईरानी लोग भी कह सकते हैं। अब इन ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? हिंदू। स को ह कहते थे। क्या कहा? हिंदू कहा। अब बात ये आती कि ईरानियों ने हिंदू कहा। इसके अलावा अगर यूनानियों की बात आती है, यूनानी कौन से? जो ग्रीस, एथेंस क्षेत्र में जो रहते थे, उन्हें अपन क्या कहते हैं? यूनानी कहते हैं। यूनानियों ने इंडोस कहा। सिंधु को क्या कहा? इंडोस कहा। हिब्रू भाषा, हिब्रू भाषा कहा? हिब्रू भाषा अफ्रीका क्षेत्र में विशेषकर बोली जाती है, इजराइल में भी बोली जाती है। हिब्रू वालों ने सिंधु नदी को कहा था होडू। क्या कहा था? होडू। खास बात क्या थी? चीनी भाषा में इसको तिएनचू कहा गया। तिएनचू भी कहा गया। तिएनचू के साथ साथ में एक छोटा सा नाम इसमें और भी आता है जो हेनशांग ने यूज किया था, एनतू करके। और लैटिन नाम रह गया, लैटिन नाम आता है इसका इंडस। ये सारे के सारे इंडिया के नाम है, सॉरी सिंधु नदी के नाम है। अब देखिए आप, इस इंडस से बना इंडिया, जो ऐसा क्षेत्र जो इंडस नदी के किनारे हो, अर्थात भारत सिंधु नदी के किनारे वाले क्षेत्र को इंडस कहा गया। और ईरानियों के अनुसार, फारसियों के अनुसार, जो सिंधु नदी के किनारे था वो हिंदुस्तान था। और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं अभी आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान कैसे पढ़ा। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि जो हिंदुस्तान है इसमें हिंदू सिंधु क्षेत्र है, और स्थान का मतलब ये हुआ कि वो क्षेत्र जो सिंधु नदी के किनारे पे है। एक अभिलेख है ईरान के सासनी वंश का अभिलेख, जिसका नाम है नक्श ए रुस्तम। नक्श ए रुस्तम ये पहला अभिलेख है, ये पहला अभिलेख है जिसमें कौन सा नाम उल्लेखित मिलता है? हिंदुस्तान। कौन सा नाम? हिंदुस्तान। और पुराने प्रश्न वापस याद करना, 6 प्रश्न थे, और उन 6 प्रश्नों में अच्छे से लिखा हुआ था एक सवाल कि नक्श ए रुस्तम क्या है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नक्श ए रुस्तम वो अभिलेख है जिसमें पहली बार कौन से नाम का जिक्र हुआ है? हिंदुस्तान। भारत के साथ साथ एक नाम आता है भारतवर्ष। कौन सा नाम आता है? भारतवर्ष। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतवर्ष नाम पहली बार किस अभिलेख में आया, तो आप आराम से कह सकते हो कि भारतवर्ष नाम पहली बार कलिंग नरेश खारवेल के कौन से अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार हमें नाम मिलता है। कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख जो था उसमें भारतवर्ष पहली बार नाम मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा का था? कलिंग नरेश खारवेल का। कलिंग के किस राजा का था? खारवेल का था। तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष नाम का जिक्र हमें प्राप्त होता है। उसी तरह पाणिनि ने भी अपनी किताब के अंदर, पाणिनि की किताब का नाम आपको पता है स्टूडेंट? पाणिनि की किताब कौन सी है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में भी भारत को एक जनपद के रूप में उल्लेखित किया गया है। ये भारत के नाम का इतिहास था।
अब बात करते हैं आगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत का नाम कहाँ से आया, कई बार पूछ लिया जाता है, जम्बू द्वीप कैसे निकला, इंडिया, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात आएगी हमारे, हाँ, ये कुछ नई चीज़ और आगे आ रही है, इसको अपन थोड़ा सा एक नई स्लाइड से समझते हैं। देखिए ये क्या है, अब आप देख पा रहे होंगे, यह है एक पांडुलिपि है। क्या है? पांडुलिपि, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। अब यहां पे ये क्यों आई? तो एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक 6th क्लास का क्या को देख लिया, कब को देख लिया, कहां को देख लिया, और अब हम आए हैं कौन से पॉइंट पे, कैसे, कि इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, कौन से स्रोतों के जरिए हम इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। तो उस कैसे की जानकारी और उस कैसे के जवाब को अपन लाते हैं यहाँ पर। इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, एनसीईआरटी ने यहाँ पर कुल एक प्रकार से यूं कहिए कि 3 स्रोतों के बारे में जिक्र किया है। कितने स्रोत बताए? 3 स्रोत बताए हैं कि कैसे जान सकते हैं। तब उन्होंने सबसे पहला बताया है पांडुलिपि, दूसरा क्या बताया है? दूसरा बताया है अभिलेख, और तीसरा बताया है पुरातात्विक स्रोत। ये 3 स्रोत बताए हैं एनसीईआरटी के अंदर। हालांकि मुख्य रूप से 3 ही है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 है। अब पांडुलिपियों के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। पांडुलिपि अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट। अगर चित्र देखना हो इसका, ये रहा, ये है एक पांडुलिपि। अब बात ये आती है कि इन पांडुलिपियों को लिखा किसके ऊपर जाता था? तो पांडुलिपियों को लिखा जाता था ताड़ पत्रों के ऊपर। इसे ताल पत्र भी कहते हैं और पाम लीफ भी कहते हैं। पाम के पौधे की पत्तियां, बड़ी पत्ती आती है, उसके ऊपर लिखा जाता था। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज पौधा होता है, उसके तने की छाल जो होती है उसको निकाल के उसके ऊपर भी लिखा जाता था। और इसको लिखने के बाद में विभिन्न प्रकार के मंदिरों और विहारों में रख दिया जाता था। मंदिरों और विहारों में रखा जाता था। विहार क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थान क्या कहलाते हैं? विहार। और हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल क्या कहलाते हैं? मंदिर। यहाँ पे ये चीजें रखी जाती थी और इनमें लिखा क्या जाता था? तो राजाओं की उपलब्धियां भी हो सकती है, धार्मिक बातें भी लिखी जाती थी इसके अंदर, विभिन्न प्रकार के आचरण भी लिखे जाते थे, विभिन्न प्रकार की परंपराओं के बारे में लिखा जाता था। कौन सी भाषा में लिखा जाता था? संस्कृत, प्राकृत जो आम बोलचाल की भाषा होती थी, तमिल भी लिखी हुई मिली है यहाँ पे। तो इन भाषाओं में ये सारी चीजें लिखी गई है। ये पांडुलिपियां थी। आपने सुना होगा कि अधिकांश पांडुलिपियां नष्ट हो गई, कुछ पांडुलिपियां सुरक्षित रही है मंदिरों में और विहारों में। तो उन पांडुलिपियों को इकट्ठा करके हमने किताबों के रूप दे दिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने ऋग्वेद का नाम सुना होगा, सुना है अच्छे से? अब ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई। कितनी? 30 पांडुलिपियां प्राप्त हुई। और उन 30 पांडुलिपियों में से एक पांडुलिपि का उपयोग करके मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के ऊपर पूरी की पूरी टीका लिखी थी। और वो 30 पांडुलिपियां जो हमें मिली, उन पांडुलिपियों को हमने क्या किया? भंडारकर, पुणे का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे उसको बाकायदा टीक के पौधे में उस बक्से के अंदर सुरक्षित रखा गया है। और अब पूरा फिल्मांकन भी कर दिया गया है। और उसी पांडुलिपियों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्ष 2007 में कि ऋग्वेद की इन्हीं पांडुलिपियों को वर्ल्ड हेरिटेज मेमोयर्स की उस लिस्ट में शामिल किया गया था। शायद 2007 था या 2008 था, आप एक बार कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से 2007 है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स के रूप में जाना है, उन ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो आप कहोगे कौटिल्य की। कौटिल्य, जैसे चाणक्य भी कहते हैं, जैसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा।
और उस अर्थशास्त्र किताब जो कौटिल्य ने लिखी थी उसकी पांडुलिपियां, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसकी पांडुलिपियां वर्ष 1905 के अंदर एक ब्राह्मण थे दक्षिण भारत में तंजौर के अंदर, और उस ब्राह्मण महोदय ने क्या किया था, उन पांडुलिपियों को मैसूर राज्य की जो एक प्रकार से लाइब्रेरी थी, उस मैसूर राज्य की लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे जिनका नाम आर्य शाम शास्त्री था, इन शाम शास्त्री को इन्होंने वो पांडुलिपियां भेंट कर दी उस ब्राह्मण ने, तंजौर के ब्राह्मण ने। कब? 1905 में। और उस शाम शास्त्री ने उन पांडुलिपियों का अनुवाद करके और एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था वर्ष 1909 के अंदर। तो अर्थशास्त्र जो थी, अर्थशास्त्र की पांडुलिपियां शाम शास्त्री के द्वारा संकलित की गई थी। इस चीज का ध्यान रखना। तो पांडुलिपि क्या होती थी, अच्छे से आपको समझ में आ गया। पांडुलिपि का मतलब था जो हाथ से लिखा जाता था पत्तों के ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं, पांडुलिपियां कहते हैं। और मैंने आपको अर्थशास्त्र और ऋग्वेद की पांडुलिपि का उदाहरण बताया। उसके बाद बात आती है आपके अभिलेखों की, कि अभिलेख क्या होते हैं। देखो विद्यार्थियों, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख का मतलब साफ होता है कि ऐसे लेख जो किसी न किसी के ऊपर लिखे गए हो। अब वो लेख किसी धातु के ऊपर भी लिखे गए हो, जैसे धातु के ऊपर लिखे गए तो वो, जैसे तांबे के ऊपर लिखे गए तो ताम्र लेख कहलाएंगे। अगर किसी यूं कहिए कि किसी शिला के ऊपर लिखे गए तो शिला लेख कहलाएंगे। किसी गुहा के ऊपर लिखे गए तो गुफा लेख या गुहा लेख कहलाएंगे। या किसी स्तंभ के ऊपर लिखे गए हैं तो पिलर स्क्रिप्चर या वो स्तंभ लेख कहलाएंगे। तो अभिलेख का मतलब ये होता है कि किसी न किसी के ऊपर लिखे गए हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। आपने अच्छे से सुना होगा अशोक के अभिलेखों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में बड़े पैमाने पर अभिलेख लिखवाने का कार्य अशोक ने किया था। और अशोक के उन अभिलेखों के ऊपर भंडार करने, एक पूरा इतिहास लिखने की भी कोशिश की गई थी। अभिलेखों का अपना महत्व है। अभिलेखों के ऊपर जो कुछ लिखा गया उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए कहा जाता है कि अभिलेखों का इतिहास जो है ये बिल्कुल तटस्थ इतिहास है। इसमें कोई पूर्वाग्रह की या छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। किताबों में छेड़छाड़ की जा सकती है, पांडुलिपियों के गलत यथार्थ निकाल दिए जा सकते हैं, इतिहास को पूर्वाग्रहित किया जा सकता है, लेकिन अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि अभिलेख जो है ये इतिहास को जानने के सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। तो अभिलेखों की बात चल रही है तो, और अभिलेखों की बात चल रही है और अशोक का जिक्र रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। एनसीईआरटी ने भी जिक्र किया, इसका हर जगह जिक्र है। यहाँ पर एक अशोक के अभिलेख के बारे में मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है अशोक का, और एनसीईआरटी ने भी इसका जिक्र किया है। अफगानिस्तान में, कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान के अंदर अशोक के 2 स्थानों पर अभिलेख मिले हैं। एक कंधार से प्राप्त हुआ है और यहाँ पर 2 अभिलेख लंगमान से प्राप्त हुए हैं। कंधार से एक द्विभाषिक मिला है। द्विभाषिक का मतलब ये होता है कि आपके 2 भाषाओं और लिपियों में लिखा हुआ है। आपको नाम याद होगा, नहीं है तो अभी बता देता हूँ आपको तो, और तब तक आप सोचिए जब तक मैं आपको कंधार के उस अभिलेख का नाम बताऊंगा जो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। लंगमान से 3 मिले हैं, 2 अभिलेख मिले हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है पुल ए दुरांत। पुल ए दुरांत 1932 में इसकी खोज की गई थी और काफ़ी जर्जर अवस्था में है। और जर्जर अवस्था में होने के कारण कुछ पंक्तियां पढ़ी नहीं जा पाई, कुछ जगह एक प्रकार से पता नहीं कर पाए कि कौन कौन सी भाषा में लिखी गई है, लेकिन आर्माइक निश्चित रूप से लिखी गई है। साथ साथ में कुछ पंक्तियां ऐसी है जो अभी पता नहीं चल पाया है कि है कौन सी, तो विद्वान मानते हैं कि हो सकता है कि ये प्राकृत भाषा हो। तो ये एक अनुमान है, लेकिन कंधार से एक द्विभाषिक अभिलेख जरूर मिला है। और उस द्विभाषिक अभिलेख की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल क्लियर कट है कि 2 भाषाओं में लिखा गया है, और जिसका नाम क्या है? शार-ए-कुना। शार-ए-कुना। और जब द्विभाषा की बात आएगी तब कौन सी है? ग्रीक और अरमाइक। ये अशोक का अभिलेख है शार-ए-कुना, जो कंधार से प्राप्त हुआ है और 2 भाषाओं में लिखा गया है। ये पुल-ए-दुरांत देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने जो आगे 6 प्रश्न देखे थे उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब
आगे बात करते हैं। तो हाँ, अभिलेख हो गया, पांडुलिपियां हो गई, और तीसरा स्रोत बताया गया है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से स्रोत बताए हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, जितनी भी इमारतें हैं, जितने भी भवन हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मृदभांड हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो, और इसके अलावा वनस्पति और जीवों के अवशेष हो, या ऐसी जितनी भी चीजें जो हमें इतिहास की जानकारी देती है, पुरातात्विक स्रोत कहलाती है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख और पांडुलिपियां, ये तीनों का जिक्र एनसीईआरटी में मिलता है, और इन तीनों के सहारे हम इतिहास को जान सकते हैं। तो कैसे जान पाएंगे इतिहास को? इन सारे स्रोतों के सहारे। अब बात आती है, ये तो अपन ने देख लिया अभी, ये अशोक के उसी अभिलेख की बात की गई है, कंधार वाले अभिलेख की बात की गई है। और चूंकि कंधार के अभिलेख की बात की गई है, तो निश्चित रूप से यह कौन सा अभिलेख होगा? तो हमें अभी अपन ने लिखा है सारेकुना का अभिलेख, 2 भाषाओं में लिखा गया है, सारेकुना का अभिलेख। इसके बाद ये कुछ पात्र हैं जिनके सहारे इतिहास की जानकारी हमें होती है, और ये कुछ प्रश्न हैं। और इससे पहले मैं कुछ एक चीज़ें और, एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, एक अभिलेख के अंदर एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। एक और अभिलेख मिला है, जैसे रोसेटा का अभिलेख कहा गया है। कौन सा अभिलेख? रोसेटा अभिलेख कहा गया है। रोसेटा कहाँ पे है? रोसेटा है मिस्र के अंदर एक कस्बा। कहाँ पे? मिस्र का एक कस्बा है। मिस्र का एक कस्बा है। कौन सा क्षेत्र? रोसेटा। और मिस्र किस महाद्वीप में है, यह आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर एक लेख मिला है, और यह लेख आपकी 3 भाषाओं में है, और साथ में 3 लिपियों का उपयोग हुआ है। तो 3 लिपियां कौन कौन सी पूछी जा सकती है आपसे? तो इसमें 2 मिस्र की स्वयं की है, और एक आ जाती है लैटिन उस साइड की। अब बात ये आती है कि इस रोसेटा के अभिलेख में विशेष क्या है? तो यहाँ कुछ कारतूस है। कारतूस क्या होते हैं? राजा और रानी के नामों का स्पेस क्या कहलाता है? कारतूस। इसमें राजा और रानी के नाम लिखे गए हैं। तो रोसेटा का अभिलेख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। नाम ध्यान रखना, ये स्पेशली एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे लिखा भी है। अब कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हमें जानने थे, जैसे हमने हर जगह BC मतलब ईसा पूर्व शब्द देखा है, हमने हर जगह AD एनो डोमिनी ईस्वी शब्द भी देखा है। ये क्या है, ये भी मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। एनसीईआरटी ने बताया तो मुझे बताना भी चाहिए यहाँ पे। जैसे मान लो ये 0, इससे ईसा का जन्म माना गया है नहीं, लेकिन माना गया है, और इस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। अब देखो 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये हो गया आपके ये कर लेता हूँ मैं 2020। उससे पूर्व भी ऐसे ही था, 1 2 3 4 5 8000 ईसा पूर्व कर लेता हूँ। अब 0 से पहले थे, इनके पीछे लगता था ईसा पूर्व, ये साल उल्टे चल रहे थे ऐसे, और 0 के बाद इनके पीछे लगता है ईस्वी, इन्हें हम AD लिखते हैं। AD का मतलब है एनो डोमिनी, और BC का मतलब है, इसको लिखते हैं BC, और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। आजकल 2 नए नाम भी प्रचलित है, एक है CA, एक है BCA। CA का मतलब है कॉमन एरा, इसको कहा गया है कॉमन एरा, CA कॉमन एरा, और इसे कहा गया है BCA बिफोर कॉमन एरा। तो ईसा पूर्व को अपन BCA भी लिख सकते हैं, और ईस्वी जितनी भी है उनको अपन CA भी लिख सकते हैं। ये आजकल नवीन प्रवृत्तियां हैं। और आज से पहले किसी भी BP कुछ भी लिख सकते हैं, बिफोर प्रेजेंट, आज के पहले के जितने भी साल है उनको अपन बिफोर प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। बहुत ही सामान्य बात है, इतना कुछ इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप अच्छे से मिलाना, सम्मिलित करना है कि कौन सा किधर सम्मिलित होगा, ये सम्मिलन आपको करना है। अच्छे से देखने के बाद पूरी क्लास समझ में आ गई है तो निश्चित रूप से सम्मिलित करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आया होगा क्लास में। आगे की जितनी भी क्लासेज होगी इससे बढ़िया होगी, क्योंकि अभी हमारा नया है और ये बिल्कुल शून्य से स्टार्ट है। कभी कैमरे के सामने ज़रूरत पड़ी नहीं बोलने की, तो और ये पहली बार ऐसा है कि हम कैमरे के साथ सामने पढ़ा रहे हैं।
ऑफलाइन टीचर हैं, बच्चों को देख के पढ़ाते हैं, अब सिर्फ कैमरे को पढ़ा रहे हैं तो दिक्कतें आ सकती है, लेकिन विश्वास करना 2-4 दिन के बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से सब फैमिली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।